नमस्कार, मैं हूं नगमा। आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। गांधी जयंती के मौके पर बिहार सरकार ने एक बड़ी राजनीतिक पहल की है। सरकार ने जातिगत गणना के आंकड़े जारी कर दिए हैं और इसके मुताबिक बिहार में अनुसूचित जाति 19.65% है, अनुसूचित जनजाति 1.68%, अति पिछड़ा वर्ग यानी कि एक्सट्रीम बैकवर्ड कास्ट 36.1%, पिछड़ा वर्ग 27.12% और अनारक्षित वर्ग यानी कि सामान्य वर्ग 15.52% है, यानी 16% से कम। इसका सही मतलब ये हुआ कि बिहार में पिछड़े, अति पिछड़े, आदिवासी, दलित मिलकर 84% पार कर जाते हैं, जिसे फॉरवर्ड कास्ट कहते हैं, या अगड़ी जातियां वो 16% से भी कम हैं। लेकिन ध्यान रहे कि इस अगड़ी और पिछड़ी गणना में मुसलमान भी शामिल हैं। बिहार की बड़ी जातियों की गिनती पर भी एक नजर डालते हैं। मुस्लिम आबादी 17.7% है, यादव आबादी 14.26%, ब्राह्मण 3.86%, राजपूत 3.45%, मुसहर 3%, कुर्मी 2.87% और भूमिहर 2.86% हैं। जातिगत गणना की रिपोर्ट आने के बाद से राजनीतिक बयान आने लग गए हैं। सुनाते हैं आपको कुछ बयान। हम तो आपको कह रहे हैं कि जो हम लोग बिहार में कर रहे हैं, कोई आज तक किया है, सब हित में जो काम आगे बढ़ेगा तो वो हम लोग करेंगे। अब बाकी उन लोगों को अभी तक नहीं किया, बोलिए ना भाई 10 में तो मान लीजिए जाति आधारित नहीं कर, जनगणना तो होना चाहिए था ना, तो नहीं ना हुआ। सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है और इस आंकड़े में सारी चीजें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है, आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। जातीय जनगणना बिहार की जनता में, गरीबों में भरम फैलाने के सिवा कुछ नहीं है। सवाल है कि इस जातिगत जनगणना का क्या मतलब है? क्या जातिगत गणना से भारतीय राजनीति का एजेंडा कुछ बदले गया? क्या दूसरे राज्यों में भी जातिगत गणना की मांग उठेगी? क्या 2024 के लोकसभा चुनावों पर इसका असर पड़ेगा? इस हलचल का फायदा एनडीए को मिलेगा या फिर इंडिया गठबंधन को? तो इस पर चर्चा करने के लिए सबसे पहले हमारे साथ जुड़ रहे हैं खास मेहमान, बीजेपी के वरिष्ठ नेता सुशील मोदी। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। हमें पता है कि आप इस समय कैंपेन में हैं। बीजेपी कह रही है, अभी हमने गिरिराज सिंह को भी सुना, कि ये जाति की राजनीति है, भ्रम फैलाने के लिए है, कास्ट लाइंस पर डिवाइड किया जा रहा है। ऐसा क्यों? बिहार हो, यूपी हो, जाति पर ही राजनीति होती आई है, बल्कि पूरे भारत में भी। क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, जहां तक जातीय सर्वेक्षण बिहार का मामला है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार का निर्णय था। ये कोई राजद की सरकार का निर्णय नहीं था। बिहार के अंदर जब जदयू बीजेपी की सरकार चल रही थी और ये उस कैबिनेट का फैसला, जिस कैबिनेट में बीजेपी के 14 मंत्री मौजूद थे और जनता दल के मात्र 10 एमएलए मंत्री मौजूद थे, तो ये हमारी सरकार का निर्णय है। ये बात अलग है कि कुछ दिनों के बाद सरकार चली गई और बाद में सरकार ने इसको लागू किया, लेकिन ये हमारी सरकार का निर्णय है। और बिहार में हम जातीय गणना के पक्ष में थे। बिहार विधानसभा और बिहार विधान परिषद में जब दोनों सदनों में प्रस्ताव पारित हुआ, उस समय भारतीय जनता पार्टी उसमें शामिल थी। और इतना ही नहीं, तो जब बिहार का डेलीगेशन प्रधानमंत्री से मिलने गया या झारखंड का प्रतिनिधिमंडल पीएम से मिलने गया, हमारे वरिष्ठ मंत्री और झारखंड के प्रदेश अध्यक्ष उस डेलीगेशन में मौजूद थे। तो हम राज्य स्तर पर अगर कोई राज्य सरकार जातीय गणना कराना चाहे तो मैंने उनका समर्थन किया, इसलिए मैंने बिहार में जातीय गणना का समर्थन किया था। आज जो रिपोर्ट आई है वो बीजेपी जिस सरकार में शामिल थी, उस सरकार के निर्णय का ये फलाफल है। आप कह रहे हैं कि बीजेपी, जिस सरकार में निर्णय लिया गया था, बीजेपी उसका हिस्सा थी, इसका क्रेडिट बीजेपी को जाना चाहिए। फिर बीजेपी के ही कुछ नेता क्यों कह रहे हैं कि ये जाति की राजनीति और भ्रम फैलाया जा रहा है? मैं तो मध्य प्रदेश में हूँ, मुझे पता नहीं कि किसका बयान आया नहीं बयान आया, लेकिन मैंने जो फैक्ट है
वो तथ्य आपके सामने रख दिया। ये जुलाई महीने के अंदर बीजेपी जदयू की सरकार ने यह निर्णय लिया था और उसी सरकार के निर्णय का आज ये परिणाम जो है कास्ट सर्वे के डेटा के रूप में आया है। लेकिन मैं इसका सरकार से यह भी आग्रह करूंगा जी कि 27 पैरामीटर्स पर सर्वे हुआ था, केवल एक पैरामीटर कास्ट नहीं था, 27 पैरामीटर्स थे। तो सरकार को सभी पैरामीटर्स की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक डोमेन में डालना चाहिए। और ये जो डेटा आज रिलीज हुआ है ये राज्य स्तर का डेटा है, लेकिन पंचायत और गांव स्तर पर किस जाति की कितनी आबादी है उस डेटा को भी सरकार को रिलीज करना चाहिए। और चौथी बात ये कि पिछले साल बिहार में नगर निकाय के चुनाव हुए थे, उस समय बिहार सरकार ने एक डेडिकेटेड ईबीसी कमीशन बनाया था। उस कमीशन की रिपोर्ट को आज तक सार्वजनिक नहीं किया गया। तो मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि 1 साल से ज्यादा हो गया, आपने जो डेडिकेटेड कमीशन बनाया ईबीसी आरक्षण के लिए, उसकी रिपोर्ट को आपने आज तक पब्लिक क्यों नहीं किया? उसको भी जल्द से जल्द पब्लिक किया जाना चाहिए। जी, सही कहा आपने कि सिर्फ जाति ही नहीं है, दूसरे भी इसमें पैमाने हैं जिस सर्वे के लिए लिए गए हैं उसको भी पब्लिक करना चाहिए। लेकिन क्या ये आपको लगता है कि मंडल का दूसरा अध्याय है या शुरू हो रहा है और इसका चुनाव पर असर होगा? ये कोई दूसरा तीसरा अध्याय नहीं है। वो मंडल का जमाना चला गया। एक समय था कि जब मंडल था जदयू राजद के पास या समाजवादी पार्टी के पास और बीजेपी के पास कमंडल था, हम लोग कमंडल पार्टी करते थे। आज मंडल भी हमारे साथ है और कमंडल भी हमारे साथ है। और जो मंडल पार्टियां हैं उनका तो लोकसभा में खाता भी नहीं खुल पाया। राष्ट्रीय जनता दल का आज लोकसभा में एक भी मेंबर नहीं है और ये लोग केवल 1-2 जातियों की राजनीति करते रहे। उसी का परिणाम है कि एक समय में बिहार की तमाम पिछड़ी अति पिछड़ी जातियां जिन्होंने लालू यादव का साथ दिया था वो केवल मई समीकरण में सिमट गए। और आज बिहार का जो अति पिछड़ा समाज है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है। 2014 का लोकसभा चुनाव हो या 2019 का लोकसभा चुनाव हो, नरेंद्र मोदी पूरे देश के अंदर ओबीसी चेहरा है और बिहार में खास करके ओबीसी समाज ने एकजुट होकर एक एक वोट नरेंद्र मोदी की झोली में देने का काम किया है। और आगे भी मैं पूरा विश्वास है कि 2024 के लोकसभा चुनाव के अंदर एक भी पिछड़ा अति पिछड़ा का वोट राजद जदयू गठबंधन को नहीं मिलेगा, बल्कि अधिकांश वोट नरेंद्र मोदी के चेहरे पर भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन को मिलेगा। आपका कहना है कि जो ओबीसी तबका है वो भी भाजपा के साथ आया है और मंडल और कमंडल दोनों आपके साथ है। बहुत धन्यवाद सुशील मोदी हमारे साथ बातचीत करने के लिए। अब ये देखना होगा कि इसका क्या असर, ये जो जातिगत सर्वे हुआ है, ये जब इस पर आरक्षण लागू किया जाता है तो 2024 पर इसका क्या असर पड़ता है। हमारे साथ इस समय जुड़ गए हैं जनता दल यूनाइटेड से वरिष्ठ नेता केसी त्यागी। केसी त्यागी जी, ये बीजेपी कह रही है कि क्रेडिट जो है उन्हें देना चाहिए। हमने अभी सुशील मोदी जी से बात की जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जिस सरकार ने ये फैसला लिया वो उसमें भाजपा थी, तो ये जो आरक्षण का क्रेडिट नीतीश कुमार ले रहे हैं वो तो दरअसल भाजपा को ही जाना चाहिए। एनडीए की सरकार के दौरान जब नीतीश कुमार जी मुख्यमंत्री थे, कैबिनेट में ये प्रस्ताव रखा गया, सर्वसम्मति से पास हुआ। उसके बाद एक ऑल पार्टी मीटिंग हुई, वहां पर भी ये सर्वसम्मति से पास हुआ। फिर केंद्र सरकार के पास नीतीश कुमार के नेतृत्व में ऑल पार्टी डेलीगेशन गया और प्रधानमंत्री से आग्रह किया गया कि आप इसको इम्प्लीमेंट कीजिए राष्ट्रीय स्तर पर। प्रधानमंत्री ने अपनी कुछ असमर्थता दिखाई तो बिहार सरकार ने अपने बलबूते पर ये जनगणना कराने का फैसला किया जिसमें जातिगत जनगणना भी शामिल थी। तो इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार हैं। अब कोई पार्टी भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं ने इसका खुल्लम खुल्ला विरोध करना शुरू किया है, जो पिछड़ों के बड़े हितैषी बन के उभरते थे। और मैं नगमा जी बहुत जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूं, ये 2024 के चुनाव का ट्रेंड सेट करने वाला आंदोलन बनने वाला है। इंडिया दल का कोई गठबंधन का दल नहीं है।
लेकिन ओबीसी जो आरक्षण अब इसमें मिलेंगे और ओबीसी एक बहुत बड़ा तबका इसमें उभरा है, पर आपको नहीं लगता कि जो ओबीसी की राजनीति है या ओबीसी वर्ग है वो खिसक कर बीजेपी के साथ आ चुका है? प्रधानमंत्री मोदी खुद एक बड़ा चेहरा है इस वर्ग से, और दूसरे की आंकड़े हैं इसको साबित करते हुए। इसका फैसला अब 2024 में होगा। अब हमने लाइन खींच दी है और हमें प्रसन्नता है कि हमारे नेता नीतीश कुमार अब समूचे देश में इस एजेंडे को लेकर के घूमेंगे और सब राज्यों से डिमांड भी आई है। एक तो नगमा जी ये नोट कीजिए कि इंडिया के जितने भी घटक दल हैं सब ने इसकी संतुष्टि की है, प्रशंसा की है और अपने अपने राज्यों में इंप्लीमेंट कराने के लिए कहा है। अब आ जाइए भारतीय जनता पार्टी पर। उसकी जितनी भी सहयोगी पार्टी हैं बिहार में एलजेपी के दोनों फैक्शन, रामविलास भी उसका चाचा भी, दोनों कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। जीतन राम मांझी की पार्टी वो कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। यूपी की 3 पार्टी, अपना दल अनुप्रिया पटेल ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। राजभर कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। निषाद पार्टी कह रही है जातिगत जनगणना होनी चाहिए। अठावले एकमात्र मिनिस्टर कह रहे जातिगत जनगणना होनी चाहिए। महाराष्ट्र की दोनों पार्टी, चाहे वो अजित पवार की हो या दीगे जी की हो, सॉरी जो टूटा हुआ दल है जी उनकी हो, शिंदे जी की, दोनों ने कहा जातिगत जनगणना होनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने ही घेरे में फंस चुकी है। 2004 के बाद हम स्वीकार करते हैं आपसे, हमें कोई संकोच नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्होंने ओबीसी को अपनी तरफ खींचने में काफी काम किया था। उनका आरा में और मुजफ्फरपुर में भाषण है कि मित्रों अब ये बनिया बाप एक दो जाति की पार्टी नहीं, ये पिछड़ों की है, अति पिछड़ों की है, दलितों की है। तो एक बड़ा हिस्सा इस बहकावे में आकर के गया, लेकिन सामाजिक न्याय की प्रक्रिया जब जब तेज हुई भारतीय जनता पार्टी या तो चुप रही या गिरिराज सिंह जैसे लोगों ने विरोध किया। जी, गिरिराज सिंह जैसे नेता ने जरूर अभी भी कहा है कि ये भ्रम फैलाने की स्थिति है, लेकिन आप जैसा कह रहे हैं केसी त्यागी के ये इसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ नीतीश कुमार को जाता है और 2024 में नीतीश कुमार इसी को लेकर जाएंगे पूरे देश में और इसका असर जो है वो चुनाव पे जरूर पड़ेगा। बीजेपी के अंदर ही और जो एनडीए है उसके अंदर ही बहुत सारी पार्टियां इस जातिगत गणना की मांग भी कर रही हैं। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बिहार में जो जातिगत जनगणना हुई है, जो सर्वे की रिपोर्ट जारी की गई है, उस पर ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जितिन राम मांझी। लौटते हैं सच की पड़ताल में ब्रेक के बाद। तो आप देख रहे हैं सच की पड़ताल। बिहार में जातिगत जनगणना जो हुई है उसके आंकड़े आ गए हैं और उसका क्या असर होगा, राजनीति किस तरह से बदलेगी या 2024 में इस पर क्या असर पड़ सकता है, कौन इसका श्रेय ले। हमारे साथ जुड़ रहे हैं जितिन राम मांझी, पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मांझी साहब, आप पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, बिहार के आरक्षण के पक्ष में रहे हैं। आपकी प्रतिक्रिया, आज जो ये सर्वे के आंकड़े जारी हो गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? किस तरह से राजनीति बदल सकती है? शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी में भूया मुसहर एक सबसे डाउन ट्रोडन कास्ट है, जो शैक्षणिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप में वो सबसे पिछड़ा है। उसी समाज से मैं आता हूँ। रही बात ये जो जनगणना हुई है, जाति आधारित गणना हुई है, तो ये सर्वे नहीं हुई है। अगर हुई होती तो ये सामाजिक स्तर का और आर्थिक स्तर का भी इसमें विश्लेषण होता, लेकिन इसमें सिर्फ जातिगत विश्लेषण आया है। और ये विश्लेषण को जो हम देखा है उसमें कहीं न कहीं विसंगतियाँ नज़र आती है। ये बात सही है कि बिहार में हम लोग सब मिलकर के निर्णय लिया था कि जाति आधारित गणना होनी चाहिए। भले प्रधानमंत्री से जब मिलने गए थे तो प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम इंडिया बेसिस पर नहीं करा सकते हैं, आप लोग स्टेट बेसिस पर करा सकते हैं।
उसी आधार पर नीतीश कुमार जी ने यहाँ कराई और आज प्रकाशित किया है गांधी जी के जयंती के अवसर पर। तो ये बात पहले भी हुई थी और इसी आधार पर जब बीजेपी वहां पर थी तो ये चर्चा हुई थी, आप कह रहे हैं, और उसी आधार पर आज नीतीश कुमार जी ने ये जनगणना करवाई और इसके आंकड़े जारी किए गए हैं। आपको क्या लगता है इसका असर 2024 के चुनाव में क्या होगा? कहा जा रहा है कि एक तरह से मंडल की राजनीति शुरू हो रही है। लालू जी ने कहा कि केंद्र में सरकार बन जाएगी उनकी 2024 में, तो सब जगह लागू करेंगे। लालू प्रसाद जी दिवा स्वप्न देख रहे हैं। दिन में स्वप्न देखा जाता है, वो स्वप्न ठीक नहीं होता है, तो उसी प्रकार से लालू प्रसाद जी वो देख रहे हैं। आज के परिप्रेक्ष्य में नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और 2024 में भी उनकी सरकार रहेगी निश्चित रूप में। एक जनता के बीच में उन्होंने एक ऐसा अखलाक छोड़ दिया है कि हिंदुस्तान की जनता मोदी 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 चिल्ला रहे हैं। इसलिए लालू जी कौन बिना पर करते हैं? लालू जी का आधार है, जातीय आधार है, कॉमनल बात वो करते हैं। ये मुसलमान को और यादव को मिला करके चाहते हैं कि हम राजनीति करेंगे, लेकिन 1952 में मुसलमान और यादव दोनों मिल के लड़े थे बिहार की असेंबली में, तो 22 या 23 सीट आई थी। कहाँ वो भूले हुए हैं? यहाँ हिंदुस्तान की जो जनता है बहुत प्रौढ़ हो चुकी है और अति पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लोग, शेड्यूल कास्ट के लोग सब नरेंद्र मोदी जी का, और फॉरवर्ड में भी बहुत से लोग नरेंद्र मोदी जी के साथ हैं। तो वैसी परिस्थिति में लालू जी कहते हैं कि तो अपना लोग को खुश करने के लिए कहते हैं, मन बहलाव के लिए कह रहे हैं कि 2024 में उनकी सरकार बनेगी। जी, लालू जी आप कह रहे हैं मन बहलाव के लिए कह रहे हैं, लेकिन 2024 के चुनाव में इसका असर पड़ सकता है। धन्यवाद आपका जितेंद्र राम मांझी हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप जैसा देखा जा रहा है कि एक चर्चा शुरू हो गई है कि ये जो बैकवर्ड कास्ट या ओबीसीज हैं वो कैसे बीजेपी की तरफ पहले से ही खिसक गए हैं और क्या इंडिया अलायंस जो है वो उनको अपनी तरफ लाने में कामयाब होगा, या फिर इस कास्ट सर्वे का और उसके जब आरक्षण होगा तो उसका क्या जवाब है बीजेपी के पास, क्या असर होगा चुनाव पे। बहुत धन्यवाद आपका, और सच की पड़ताल में आज के लिए इतना ही।